हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें कि हम लोग ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो ट्रांजिस्टर्स का एक प्रॉब्लम लगभग आ ही जाता है और ये टॉपिक सबको टफ और कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है, लेकिन ऑल्दो ये बहुत ही आसान है। आपको किसी ने ढंग से इसको पढ़ाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा। तो सारे कंसेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। लगभग 20 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा। सो उतना समय आप यदि नीट में 120 नंबर 180 में स्कोर करने की फिजिक्स में सोच रहे हैं, तब इस वीडियो को आप स्ट्रेट अवे छोड़ दो, क्योंकि आप फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी पर आप ध्यान दो। लेकिन आपका टारगेट 180 में कम से कम 170 160 नंबर लाने का है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। और फालतू इधर उधर वीडियो देखने की जगह यदि ट्रांजिस्टर का वीडियो है तो इसको आप पूरा देखें, एकदम मेरी बातों को गौर से सुने। आप यदि इसको 5 मिनट में स्किप करके भागने के चक्कर में हो तो इसको छोड़ दो, फिर अपना टाइम मत वेस्ट करो। बेहतर यही है कि यदि देखना है तो शुरू से अंत तक आप देखिए और फिर इंजॉय करें, ठीक है। आइए हम लोग क्या क्या जिसमें पढ़ने वाले उसका मैं ब्रीफ आपको आउटलाइन बनाया वो बता देता हूँ। हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स जो होते हैं, उसका जो बायसिंग है उसको हम लोग देखेंगे, और डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेसिस्टेंस गेन, बायसिंग में अलग अलग क्या होता है। फिर एम्पलीफायर और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखेंगे, और टोटल 16 प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे। फीडबैक के कंसेप्ट को भी बताया जाएगा, उससे भी एक आध बार सवाल पूछा गया है। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं जैसा करता हूँ प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ कंसेप्ट्स को। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको नीट 2010 से पिक किया गया है। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, बेस इमीटर and collector region should have similar size and doping concentrations. Base region must be very thin and lightly doped. The emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Both the emitter base junction and collector base junction are forward biased. इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका बेसिक्स हम लोग देखें उससे पहले जस्ट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, जो ट्रांजिस्टर में बेसिकली ये 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल हो गया आपको इमीटर, दूसरा टर्मिनल देखो वो छोटा सा होता है, पतला सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, और लास्ट वाला बड़ा साइज का होता है उसको कलेक्टर बोलते हैं। अभी डोपिंग क्या है? सपोज करो कि कोई एक हम लोगों ने बॉडी लिया जो कि सिलिकॉन का है, और उसमें यदि पी टाइप का मटेरियल डाल दिए। पी टाइप का मटेरियल वो मटेरियल हुआ जिसमें कि डिफिशियंसी होती है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। उस टाइप का आप यदि मटेरियल डाल दिए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, होल क्रिएट होता है, और इसको हम लोग पी टाइप का मटेरियल बोलते हैं। जबकि आप यदि ऐसे टाइप का इम्प्योरिटी को ऐड करो जिसको कि एन टाइप बोलते हैं, जिसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन में 5 हुए, ठीक है, लाइक आपको फॉस्फोरस हुआ या फिर आर्सेनिक हुआ, इस टाइप को यदि आप देते हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम लोग एन टाइप बोलते हैं। क्लियर है? इसके बारे में बेसिक्स बताया जा चुका है, आप जाकर के चेक कीजिएगा। बेसिकली ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस है जिसमें कि आप डोपिंग करते हो या तो पी से या एन से। अब इसमें डोपिंग का भी एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि यदि फर्स्ट वाला इमीटर हो गया, एक बेस हो गया, एक कलेक्टर हो गया, तो इमीटर को यदि एन टाइप से आप डोपिंग करोगे तो कलेक्टर को भी आप एन टाइप मटेरियल से डोपिंग करोगे, और बेस को आप पी टाइप से कर दोगे। बेसिकली ये या तो एन पी एन होता है या पी एन पी होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला मैं बाय डिफ़ॉल्ट इमीटर लिख रहा हूँ, लास्ट वाला कलेक्टर लिख रहा हूँ, और आपको फिगर से भी दिखाया होगा कि बहुत पतला होता है। पतला किस लिए होता है? क्योंकि देखो, यदि इमीटर यदि एन टाइप मटेरियल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर तरफ जाएगा, पुश करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तरफ जाएगा, क्यों जा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन इधर तरफ इलेक्ट्रॉन गया। बेस में होल है, ठीक है, बेस में होल है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यदि ये मोटा होगा, बेस मोटा होगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसी होल से मिल करके इसी में ख़त्म हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन को इस बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर के पास जाना है। जब तक ये कलेक्टर के पास नहीं जाएगा करेंट फ्लो नहीं होगा। ज़्यादा करेंट फ्लो हो इसलिए बेस में कम होल होना चाहिए, बेस पतला होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमीटर से कलेक्टर के पास पहुंच जाए। और कलेक्टर का साइज बड़ा केवल और केवल इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस जो चार्ज पार्ट के लिए आ रहा है उसको ले पाए।
अच्छा एक और चीज़ देखो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप हुआ कि आपको जो कि निगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से फिगर बना देता हूँ, यहाँ पर आपने पतला सा बेस बना दिया, इधर कलेक्टर बना दिया, इधर इमीटर बना दिया। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर तरफ कब जा पाएगा, जब इसको यहाँ पर एक निगेटिव आप टर्मिनल ऑफ बैटरी दे दोगे, तभी तो इस पर फोर्स लगेगा ना, निगेटिव निगेटिव। यदि पॉजिटिव टर्मिनल दोगे तो ये तो इसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको निगेटिव टर्मिनल देना है। सो ये निगेटिव टर्मिनल इमीटर में दे दिए, और मीन्स कि बेस को आप क्या कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल बना दिए। सेकेंड क्या है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, यही जो है जो इमीटर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन है ये होल में ख़त्म हो गया, होल से मिल करके, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर फिर से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ले, इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव दो, यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ना तेज़ी से इसे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। सो ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको दिमाग लगाओ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इसका मतलब इमीटर जो है वो बेस की तुलना में निगेटिव बायस्ड है। ये देखो, ये जो एन जो है ना, एन साइड निगेटिव है और पी साइड पॉजिटिव है, मीन्स कि ये क्या हो गया आपको फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आपको जो पी साइड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप पी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल देते हो, एन साइड में निगेटिव देते हो, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और यहाँ पर एन साइड में पॉजिटिव है और पी साइड में निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो ये बेसिकली इस प्रॉब्लम का सारा कंसेप्ट है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये एक करेंट ऑपरेटेड डिवाइस है, और जो इमीटर होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको सप्लाई करता है, जो कि ट्रांजिस्टर से फ्लो करता है। देयरफॉर द इमीटर सेमीकंडक्टर इज हेवली डोप्ड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डोप करते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल दे पाए। बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, थिन होता है, पतला होता है, ताकि कम से कम रिकॉम्बिनेशन करके वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको चौपट करे। और कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब रिलेटिवली इन दोनों से बड़ा होता है, और उसको मॉडरेटली डोप्ड कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो ना तो बहुत ज़्यादा डोप्ड होता है ना बहुत कम डोप्ड होता है। तो अब इसका आंसर आप आराम से बता दो कि देखो पहला क्या है, बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज, तो यही रॉन्ग हो गया। एंड डोप्ड कंसंट्रेशन, सो डोपिंग सबसे हाई इमीटर में होगा। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, सो सेकेंड क्या है, करेक्ट है। द इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इमीटर बेस जंक्शन को हम लोग देखें कि इसे फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये करेक्ट है। एंड बोथ द इमीटर बेस एंड जंक्शन एज वेल एज द बेस कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। नहीं, ये आपको रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा गया बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। सो थर्ड और सेकेंड ट्रू है। और ये हम लोग जो इसमें कंसेप्ट सीखे, ये डोपिंग का कंसेप्ट सीख लिए, हम लोग ये भी सीख लिए कि बायसिंग क्या होना चाहिए, हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि साइज क्या होना चाहिए। सो बायसिंग पर मैं ज़्यादा अब नहीं इस पर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर पीएनपी के बायसिंग से मैं दिखाया हूँ। सो बेसिकली ये आपको इमीटर है, ये आपको बेस है, ये आपको कलेक्टर है। यहाँ से ये पी टाइप है तो बहुत पॉजिटिव चार्ज को ये देगा, मीन्स कि होल को भेजेगा, कम से कम इसमें रिकॉम्बाइन होगा और मैक्सिमम कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पी है तो ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट आगे वाला पार्ट ये फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, मीन्स कि रिवर्स बायस मीन्स कि पी वाला अब निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड होना चाहिए। निगेटिव टर्मिनल्स मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बेस। सो आप बोलोगे इमीटर इस केस में पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस और कलेक्टर निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। क्लियर है, समझ गए? ये पीएनपी में। और एनपीएन में ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, इमीटर निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस एंड कलेक्टर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। अब ये जो सेकंड जो मैं कंसेप्ट लिखा हूँ कि ये यार अलग अलग टाइप का ऑपरेशन का रेंज है, मीन्स कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं? ये पूछता है सवाल, आपके नीट में पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी हम लोग बात किए हैं उसको बोलते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव मोड बोल सकते हो, ठीक है, एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो इनपुट करंट मिलेगा उसकी तुलना में करंट को वो चेंज करेगा, ठीक है, एम्पलीफाई करता है। और आपको जो अदर मोड है,
अदर मोड में आपको इमीटर बेस जंक्शन जो स्टार्टिंग का बेस है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो यदि फॉरवर्ड बायस्ड हो और बाद वाला भी फॉरवर्ड बायस्ड हो, मीन्स कि फॉरवर्ड रिवर्स तो हम लोग समझ गए, यदि फॉरवर्ड हो तो उसको सेचुरेशन मोड में बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बस इसको याद रखिए, इसके बारे में आगे देख लेंगे। और यदि दोनों रिवर्स होता है तो उसको कट ऑफ मोड बोलते हैं, और यदि रिवर्स और फॉरवर्ड हो जाए, जस्ट इसका उल्टा हो जाए, तो उसको इन्वर्स मोड बोलते हैं। सो आई थिंक ये भी समझ गए होंगे। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं, जो कि नीट 2012 से लिया गया है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज एज शोन इन द फिगर बिलो। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इट इज़ यूज्ड। इसमें आपको फिगर दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपको ट्रांजिस्टर 1 और 3, तो इन दोनों रीजन में स्विच की तरह काम करता है, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। अब जिनको इस कंसेप्ट मालूम है वो आगे बढ़ जाएं, अदरवाइज हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो कि ट्रांजिस्टर का ये इनपुट वोल्टेज है और आपको वाई एक्सिस पर इसका आउटपुट वोल्टेज है। सो बेसिकली ये एक कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में देखो मैं पहले फिगर बना देता हूँ, ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ऐसे, बस थोड़ा सा दीजिए समय, देखिए ये आपको बन गया, ठीक है। ये ऐसे एरो का मतलब है कि ये आपको जो इमीटर है ना, ये एन टाइप है और ये पी है, पी से एन की तरफ हम लोग एरो बना रहे हैं। क्लियर है। अब ये देखो कि ये 3 मोड में काम करता है। मैंने आपसे बताया कि एक आपको होता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में क्या होता है ना कि ये कलेक्टर और जो इमीटर है इनके बीच में कट ऑफ हो गया। आप ये जैसे कि ये इधर तब देखोगे ये बेस है बीच में और ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, तो कट ऑफ हो गया। मीन्स कि इमीटर से कोई करंट आपको कलेक्टर के बीच में जा नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। मीन्स कि इनपुट वोल्टेज आप कुछ भी दोगे, यहाँ पर जो आपको एक बैटरी लगा है, ठीक है, चूंकि इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये जो आपको ग्राउंड में लगा हुआ है तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये कट गया है। तो यहाँ पर यदि वोल्टेज चेक करोगे तो जो बैटरी का जो वोल्टेज VCC है वही आएगा। मीन्स कि इनपुट वोल्टेज आपको लो है ना, तो उस समय ट्रांजिस्टर एक्शन में नहीं होता है। क्या होता है, इनपुट वोल्टेज लो होता है जब VI, तो ट्रांजिस्टर एक्शन में नहीं होता है और ये कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ होता है। कट ऑफ होने के कारण जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हाई होता है। सो इनपुट वोल्टेज जब लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है, बिकॉज ट्रांजिस्टर भी मीन्स एक्शन में नहीं है। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, कौन सा रीजन हो गया, ये कट ऑफ रीजन हो गया। कट ऑफ रीजन, इनपुट वोल्टेज लो, आउटपुट वोल्टेज हाई, और इसमें ये किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम। जैसे स्विच हुआ कि आपको फिक्स रहेगा, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। और ये 2 कैसे अलग है उसको भी हम लोग देखेंगे। इस केस में जब थर्ड में आओ, थर्ड में क्या है कि इनपुट वोल्टेज हाई हो गया तो ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगा। मीन्स कि ये जो पोर्शन है कलेक्टर और इमीटर, इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप आपको क्या होने लगता है, ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट का होता है, बहुत कम ड्रॉप होता है। मीन्स कि मान सकते हो कि ये एक शॉर्ट सर्किट बन गया। शॉर्ट सर्किट बनने के कारण यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपको ग्राउंड के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। मीन्स कि वेरी लो हो जाएगा, सारा वोल्टेज जो VCC का है उस रेसिस्टेंस जो RC है उसी के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए लो काफ़ी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन। आपको मालूम है कि ये आपको किस कंडीशन में आता है, ये किस कंडीशन में आता है, वो सब मोड हम लोग ऊपर में चर्चा कर चुके हैं। ये सेचुरेशन रीजन है, इसमें भी ये स्विच की तरह काम करता है, ठीक है, एकदम लो वैल्यू, आउटपुट बहुत लो है। मीन्स कि ये आउटपुट 0 हो गया, ये आउटपुट 1 हो गया, उस टाइप का समझिए। और ये जो हम लोग लॉजिक गेट में देखें ना, 0 या 1 जैसे स्विच होता है, 0 1 0 1 इस टाइप से। और ये बीच वाला जो है ना वैल्यू, बीच वाला, इसमें ये एक्टिव मोड में काम करता है। एक्टिव मोड जो कि मेरा एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये आपको स्विच की तरह काम नहीं करता। और ये स्विच की तरह क्यों नहीं काम करता है, बिकॉज यहाँ पर जो आउटपुट है ना वो कुछ भी हो सकता है, हाई और लो के बीच में होगा, ठीक है। और इस कारण से ये आपको स्विच की तरह काम नहीं करता है। क्लियर है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन बोथ कलेक्टर एंड इमीटर आर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहा है। तो आपको मालूम है कि ये एनपीएन है। सो मैं फिगर बना देता हूँ। एनपीएन इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। सो आपको ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल केस में आपको एक्टिव मोड के बारे में ही चर्चा की जाती है। जब कंडक्ट के बारे में बोलेगा तो एक्टिव मोड ही समझना। सो ये एन है, तो आपको फॉरवर्ड बायस करने के लिए ये ऐसे हो जाएगा, और रिवर्स बायस करने के लिए आपको कैसे हो जाएगा, ये वाला आपको पॉजिटिव टर्मिनल से हो जाएगा। सो कलेक्टर पॉजिटिव और इमीटर निगेटिव। सो अब देखो कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज निगेटिव। सो इसका आंसर क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखो बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे डिफर करता है। सो वन वे इन विच ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफर्स फ्रॉम पीएनपी। सो आपको मालूम है ये पीएनपी है, ठीक है। सो पीएनपी ये आपको है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एक तो बायसिंग आप समझ गए जो अंतर है। फिर क्या है कि पीएनपी में जो होल्स हैं वो बेस की तरफ फेंके जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनपीएन में वो फिर फेंके जाएंगे। तो आप देखो द इमीटर इंजेक्ट्स माइनॉरिटी कैरियर इनटू द बेस रीजन ऑफ पीएनपी, ठीक है। तो इमीटर जो माइनॉरिटी कैरियर है वो बेस रीजन की तरफ फेंकता है। तो ये तो गलत है। वो तो जो मेजॉरिटी कैरियर उसका पॉजिटिव जो होल है उसी को फेंकता है, तो ये गलत हो गया। द इमीटर जंक्शन इंजेक्ट्स होल इनटू बेस रीजन ऑफ पीएनपी एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू बेस रीजन ऑफ एनपीएन। यही आपको करेक्ट है, क्योंकि आप देख लिए ना यहाँ पर एनपीएन में इलेक्ट्रॉन को बेस रीजन की तरफ इंजेक्ट किया जाता है और पीएनपी में होल को किया जाता है। सो आंसर इसका बी होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें एक बेसिक जो कंसेप्ट है, ये बायसिंग वगैरह तो आप जानते हो कि फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये आपको रिवर्स बायसिंग होगा, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये आपको रिवर्स बायसिंग होगा। एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इनके बीच में करेंट का, यहाँ पर देखो ये करेंट आपको यदि ये देखो यदि ये इमीटर करंट आई आया, ठीक है, इमीटर था, इमीटर करंट आई आया और इससे आपको कलेक्टर करंट IC निकल गया और इधर तरफ आपको बेस करंट IB निकला, ठीक है। सो ये आपको ये जो मोड जिसमें कि इसमें आपको क्या है, देखो IE आपको IC और IB में स्प्लिट हुआ। सो आप बोलोगे IB प्लस IC इज इक्वल टू IE, मीन्स कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू इमीटर करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सबसे ज़्यादा इमीटर करंट होता है और उसी में से आपको कुछ पार्ट बेस करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है और कुछ पार्ट कलेक्टर करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब ये एक आपको करंट गेन का कंसेप्ट है जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है, फॉर अ ट्रांजिस्टर IC by I इज इक्वल टू 0.96 देन द करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर इज। सो जैसा मैंने बताया कि IC by IE आपको 0.96 है, तो इसी को देखकर आप समझ रहे होंगे कि जो इमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आप इसको ये जो है IC by IE इसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। और उसी तरीके से IC by IB होता है, उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। अब ये दोनों अल्फ़ा बीटा है क्या, आपको ना वो ध्यान नहीं आएगा, ये सवाल ही समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इन दोनों कंसेप्ट को नहीं समझोगे। सो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। सो पहला जो है ये आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। इसको ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है, इमीटर बेस और कलेक्टर के बीच में कॉमन है। अब ध्यान दो, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, ये आपको बेस है। सो बेस आपको बेस इमीटर एक आपको जो इनपुट पार्ट बना रहा है और इमीटर कलेक्टर आपको आउटपुट पार्ट बना रहा है। इसमें कॉमन कौन है? इमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे एक रेसिस्टेंस RB लगा हुआ है बेस से, ठीक है, और ये चूंकि आप PNP टाइप का है तो इसको आप फॉरवर्ड बायसिंग किए, P है तो इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, और इसको आप रिवर्स बायसिंग करोगे, इसलिए यहाँ पर जो N है उसको आपने क्या दिया, वहाँ पर आपने N को पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पर करंट गेन क्या होगा, करंट गेन। सो करंट गेन होगा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। क्या होगा? आउटपुट करंट
भाई आप किसी चीज़ को गेन क्या बोलते हो कि आपको आउटपुट कितना मिला और आपने इनपुट कितना लगाया था। सपोज करो कि आप 100 रुपया लगाए और आपको 150 रुपया मिला, तो आप बोलोगे गेन कितना हुआ, तो 150/100 मीन्स कि 1.5 मेरा गेन हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर करंट गेन क्या होगा, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, बिकॉज कॉमन इमीटर में इनपुट आपको बेस है। सो आपको करंट गेन हुआ कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, और इसको हम लोग बीटा टर्म से दिखाते हैं। तो बीटा क्या है, आपको कॉमन इमीटर करंट गेन, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो आपको डीसी के टर्म में हुआ IC/IV, और यदि एसी जो अल्टरनेटिंग करंट वाला देखे, जो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा हो, चेंज हो रहा होगा, उसमें हम लोग देखेंगे चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। अच्छा, इसमें यदि इनपुट यदि ऐसा आप दिए हो, इनपुट यदि ऐसा दिए हो तो आउटपुट ऐसा हो जाता है, ठीक है। मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। देखो हर एक लाइन का मतलब है, चूंकि इस सब पर प्रॉब्लम हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज और शिफ्ट बाय 180 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग इसमें और जो दो टर्म देखते हैं वो होता है वोल्टेज गेन और पावर गेन, ठीक है। सो वोल्टेज गेन होता है आपको, आप ऐसे बोल सकते हो, वोल्टेज गेन हुआ बीटा मीन्स करेंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन। आप देखो वोल्टेज क्या होता है, V=IR होता है। सो उसी से आप याद रखो कि वोल्टेज गेन हो गया, अच्छा I है मीन्स कि करेंट का गेन और रेसिस्टेंस का गेन, ठीक है। अब करंट का गेन और रेसिस्टेंस का गेन क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस का गेन होगा कि मीन्स कि गेन क्या हुआ, वही का कंसेप्ट है गेन का। सो रेसिस्टेंस गेन हुआ कलेक्टर रेसिस्टेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस। कॉमन इमीटर है, इस फिगर को ध्यान में रखना एकदम दिमाग में। मीन्स कि आउटपुट रेसिस्टेंस RC डिवाइडेड बाय RB, ये हो गया रेसिस्टेंस गेन। और करंट गेन तो आप जान ही गए हो, IC/IB। क्लियर है। वैसे ही होता है पावर गेन। देखो इन सब से नीट में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पावर गेन, पावर को आप जानते हो, पावर को कैसे करते हो आप, V/I से करते हो। मीन्स कि वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन। करेंट गेन आप जान गए कि बीटा होता है। सो बीटा इंटू वोल्टेज गेन भी आप जान गए, बीटा इंटू रेसिस्टेंस गेन हो गया RC/RB। सो ये हो गया बीटा स्क्वायर इंटू RC/RB। सो ये जो चार फॉर्मूला, इसको आप प्लीज़ याद कर लो, समझ लो। इसमें एक चीज़ और है कि पावर को आप ऐसे भी लिखते हो V²/R, ऐसे भी तो लिखते हो ना। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वोल्टेज गेन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस गेन। जो जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट में यूज करते हो सेम करना है, बस यहाँ पर गेन गेन लगा दो, काम बन गया। इस सब पर सवाल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हो गया आपको कॉमन इमीटर। अब कॉमन बेस में, कॉमन बेस में बताओ क्या होगा, कौन चीज कॉमन होगा, बेस कॉमन होगा। सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वाला में भी बेस होगा, आउटपुट वाले में भी बेस होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर बेस जो है ना वो इनपुट में भी, देखो इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे किया गया, इनपुट में भी बेस है, आउटपुट में भी बेस है। अब इसमें मैं यदि करंट गेन के बारे में बात करूंगा तो करंट गेन क्या होगा, इसमें करंट गेन होगा आउटपुट बाय इनपुट। सो यहाँ पर IC/IE है, ध्यान दो, वहाँ था IC/IB, यहाँ IC/IE हो गया। सो यहाँ पर होता है करंट गेन को अल्फा से बोलते हैं। अल्फा क्या हुआ, IC/IE ऑलमोस्ट 0.95 के आसपास में होता है, बिकॉज IC/IE से छोटा होता है। और वोल्टेज गेन वैसे ही होगा, आपको करंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन, और पावर होगा करंट गेन का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस गेन। तो दोनों केस में करंट गेन क्या क्या है वो आप समझ गए, और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि मुझे आपको बताना था। सो जब भी मैं बीटा बोलूं तो आप क्या बोलोगे, कॉमन इमीटर करंट गेन। और मैं अल्फा बोलूं तो क्या बोलोगे आप, कॉमन बेस करंट गेन। कोई भी डाउट होने से मुझसे कमेंट में पूछेगा और आराम से इसको सुनिएगा। सो आप देखो क्या चाहिए कि जो ट्रांजिस्टर IC/IE ये अल्फा दिया गया है, आपको बीटा के को निकालने के लिए बोल रहा है। सो बीटा आपको निकालना है, IC/IB निकालना है। ये फॉर्मूला ये दिया गया है, बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कर दो, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपको 0.96 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96, डेट इज 0.96 बाई 0.04। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो,
देखो ये फिर आगे इसका डेरिवेशन भी दिया गया होगा कि कैसे ये आया। तो मैं दिखा देता हूँ। अल्फ़ा देखो आई सी बाई आई है, बीटा आई सी बाई आई बी है, आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई है। तो इन सब का यूज़ कर लिए तो आपको ऐसे आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अल्फ़ा हो गया आई सी बाई आई ई, ठीक है, ये हो गया 0.96। इसको लिख सकते हो आई सी बाई आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू 0.96/1, ठीक है। अब आपको कर दो जो कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट था, आप 9-10 तक पढ़े तो उसी को यूज कर दो। आई सी डिवाइडेड बाई आई बी हो जाएगा आई सी बाई आई सी प्लस आई बी माइनस आई सी, मीन्स कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आपको घटाना है। तो वही काम यहाँ भी कर दो, 0.96 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96, तो ये आपको 24 आ गया। जब तक आप चीज़ों को समझते हो ना, तो बनाने में भी, सवाल बनाने में भी मज़ा आता है कि करेंट गेन। अच्छा, करेंट गेन तो दो होते हैं, कॉमन इमीटर करेंट गेन, कॉमन बेस करेंट गेन। कौन सा पूछ रहा है? हम लोग आगे प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं, जो कि एम्स का है। बहुत सारे कंसेप्ट आप इसके सीख गए हो। और ये जो प्रॉब्लम है वो असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन रीजन का कंसेप्ट आप जानते ही हो क्या है, आई थिंक। यदि दोनों करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा रीजन असर्शन का, तो आपको ए मारना है। यदि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों ट्रू है तो बी मारना है। और ऐसे ही असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है तो सी या फिर डी है। सो देखो, असर्शन जो है वो क्या बोलता है, इन अ कॉमन इमीटर ट्रांसमीटर एम्पलीफायर द इनपुट करेंट इज मच लेस देन द आउटपुट करेंट। सो कॉमन इमीटर हो गया, मीन्स कि आई सी बाई आई बी की बात बोल रहा है। और ये इनपुट करंट आई बी है, आई सी आपको कलेक्टर करंट है। ये आपको मिली एम्पियर में होता है, ये आपको माइक्रो एम्पियर में होता है। तो बात सही है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है इनपुट करंट से। द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। ये आपको रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है आगे हम लोग देखेंगे जब एक कॉम्परेटिव एनालिसिस देख रहे हैं तो। सो आई थिंक असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपको जो कि एम्स 2006 से पूछा गया है, इन अ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में करंट गेन क्या होगा, आई सी बाई आई ई। कॉमन बेस है, क्या है, कॉमन बेस मीन्स कि इधर तरफ आपको इमीटर रहेगा और यहाँ पर आपको क्या रहेगा, ऐसे इधर तरफ इमीटर, इधर कलेक्टर और इधर तरफ बेस, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं। सो ये आई सी बाई आई है और ये क्या होगा, लेस देन यूनिटी, ये भी करेक्ट है। और द कलेक्टर टर्मिनल इज रिवर्स बायस्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। ये तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि एम्पलीफाई ज़्यादा करे, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कलेक्ट कर पाए, इसलिए रिवर्स बायस्ड करते, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्यों करंट गेन यूनिटी से कम है। सो अब देखो ये, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपको बी होगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन बिटवीन कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर देख लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस आप देखो, कॉमन बेस के टर्म में ये है, कॉमन इमीटर के टर्म में ये है और कॉमन कलेक्टर के टर्म में ये। तो सबसे ज़्यादा जो हाई होता है वो कॉमन कलेक्टर में होता है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें तो मीडियम होता है और आपको जो रीजन था उसमें इसी को हाई बोल रहा था कॉमन इमीटर में। और कॉमन बेस में इनपुट सबसे लो होता है इनपुट रेजिस्टेंस। वैसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप इस फिगर को ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। ये मीडियम ही रह रहा है, कॉमन इमीटर मीडियम ही रह रहा है। फिर उसके बाद करंट गेन हम लोगों ने देख लिया, कॉमन इमीटर में करंट गेन हाई होता है, कॉमन बेस में कम होता है। वोल्टेज गेन आपको सबसे ज़्यादा हाई कॉमन इमीटर में होता है और सबसे कम कॉमन कलेक्टर में होता है। पावर गेन वैसे ही सबसे ज़्यादा हाई आपको कॉमन इमीटर में होता है, इसलिए कॉमन इमीटर पावर एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है। ये भी कभी कभी नीट में पूछता है। और पावर गेन सबसे कम आपको जो कॉमन कलेक्टर के केस में होता है। फेज डिफरेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। 180 डिग्री का डिफरेंस तो हम लोग देख चुके हैं, कर्व आपको चेंज हुआ था, लेकिन बाकी दो में फेज डिफरेंस 0 है। और ये आप देख लो कि कॉमन बेस एज ए करंट एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए। कॉमन कलेक्टर वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है और कॉमन इमीटर पावर एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है। सो आई थिंक समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, जो आपको नीट 2015 से लिया गया है। इनपुट सिग्नल कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन है 150,
ठीक है। वोल्टेज गेन है 150, उसका आपको इनपुट सिग्नल है वी आई इज इक्वल टू 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3। आपसे आउटपुट सिग्नल पूछ रहा है। सो आपको देखो वोल्टेज गेन हो गया आपको क्या, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो इससे आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा, 150 दिया गया है और आपको आउटपुट वोल्टेज V0 हो गया, इनपुट वोल्टेज आपको 2 है, देखो 2 ही तो है ना मैक्सिमम, तो ये V0 हो गया आपको 300। सो V0 हो गया, V जो आउटपुट वोल्टेज हो गया मैक्सिमम 300, कॉस का कॉस हो जाएगा और 15t, और ये कितना से शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों ने देखा था कॉमन इमीटर के केस में 180 डिग्री से शिफ्ट होता है। सो प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई कर दो, क्लियर है। और फिर देखो कि इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 300 cos 15t प्लस 4 पाई बाई 3। सो ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। आसान प्रॉब्लम था, इस टाइप के प्रॉब्लम नीट में पूछते हैं। ये देखो आपको एम्स का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये नीट 2018 का प्रॉब्लम है। इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट, VBE इज 0 वोल्ट, VCE इज 0 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ IB, IC एंड बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये बता कौन सा कन्फिग्रेशन है। देखो इमीटर आपको ग्राउंड पे है, मीन्स कि इमीटर इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। सो ये हो गया कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में क्या होगा, बीटा होगा, क्लियर, आपसे बीटा ही पूछ रहा है। और IC, बीटा का वैल्यू क्या होगा, IC बाई IB। अब कैसे निकालोगे बीटा, देखो बहुत आसान है, पहले आप IB निकाल लो। IB के लिए देखो मैं फिगर यहाँ से बना देता हूँ, VI है, एक रेसिस्टेंस है RB का, और ये आपको आया और ये ऐसे करके यहाँ पर है, ठीक है। सो एक करंट जो आएगा IB वो ऐसे आकर के ऐसे चला जाएगा। अब इसके एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये आपको जो BE है, BE के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट दिया है। सो आप सिंपल बोलोगे VI माइनस RB IB। आप बस जो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वही लगा रहे हो, VI माइनस IB RB, ठीक है, माइनस VBE इज इक्वल टू 0। VBE का वैल्यू 0 दिया गया है। सो यहाँ से आप IB निकाल लोगे। VI इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई आपको रेसिस्टेंस दिया गया 500 किलो ओम। सो 500 इंटू 10⁻⁻⁴। सो इसको लिख सकते हो 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻⁶, डेट इज 40 माइक्रो एम्पियर। सो 40 माइक्रो एम्पियर आपने यहाँ से निकाल लिया। वैसे ही जो कलेक्टर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें भी आप KVL लगा दो। तो 20 वोल्ट माइनस ICRC माइनस VCE, ठीक है, इज इक्वल टू 0। VCE आपको यहाँ पर 0 है, ठीक है, बोल रहा है कि 0 दिया गया, यदि 0 नहीं दिया जाता तो वैल्यू जो दिया जाता है वो आपको मानना होता। तो यहाँ से IC आ गया 20 डिवाइडेड बाई RC हो गया 4 किलो ओम, 4 इंटू 10⁻⁻⁵। सो ये हो गया आपको 5 मिली एम्पियर। सो आपने IC निकाल लिया, IB निकाल लिया, बीटा निकालने के लिए IC बाई IB कर दो, आपको आ जाएगा, ठीक है। सो 5 इंटू 10⁻³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻⁻⁶। सो ये हो जाएगा 10⁻³ इधर आ जाएगा ऊपर, और इसको कैंसिल कर दो, 10 स्क्वायर ये हट गया, मीन्स कि 500/4 डेट इज 125। देखो मैक्सिमम जो यदि सॉल्व करना रहेगा तो ऐसे ही करना रहेगा, आपको IB IC निकाल कर सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 10, ये बहुत ही आसान है। आपको देखो दिया गया है कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इज 3 वोल्ट। The resistance of collector is 3 kilo ohm if the current gain is 100। कॉमन इमीटर है तो बीटा होगा, बीटा वैल्यू 100 दिया गया है। कॉमन बेस रेसिस्टेंस मीन्स कि आपको जो इनपुट रेसिस्टेंस है कॉमन, देखो ये आपको कॉमन इमीटर में ऐसा ही होता है, मीन्स कि ये बेस हुआ। सो ये आपको इनपुट रेसिस्टेंस आपको बेस रेसिस्टेंस हुआ, बेस रेसिस्टेंस ही इनपुट रेसिस्टेंस है, और कलेक्टर रेसिस्टेंस ही आपको आउटपुट रेसिस्टेंस है। तो वोल्टेज गेन एंड पावर गेन पूछ रहा है। सो वोल्टेज गेन आपने देखा है, वोल्टेज गेन होता है बीटा इनटू रेसिस्टेंस गेन। सो रेसिस्टेंस गेन क्या होगा, R0/RI। आपको मालूम है कि करंट गेन
क्या दिया गया, 100 दिया गया है, और R0 दिया गया है 3/2 हो गया ये टोटल। सो 150, सो 150 हो गया वोल्टेज गेन। और पावर गेन आपको मालूम है वोल्टेज गेन इनटू क्या होगा, करंट गेन, या फिर वोल्टेज गेन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस गेन। सो वोल्टेज गेन आपने निकाल लिया, देखो वोल्टेज गेन आपने निकाला है 150 और करंट गेन आपने निकाला है 100, तो कितना हो गया 15 पर 30 15,000। सो आंसर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। देखो ये बोल रहा है, आप इसको पूरा देखो। मैं इस प्रॉब्लम को केवल इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि लोग ये ना सोचे इस सवाल ने गलत दिया है, तो गलत और कन्फ्यूजन के चक्कर में एग्जाम में आप बनाने से चूकना मत। यहाँ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन बोला और करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करेंट गेन 0.96 बोला, जो कि संभव नहीं है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही थोड़े थोड़े कोई बेवकूफ़ टाइप के सवाल भेजते हैं, देते हैं। आपको निकालना है वोल्टेज गेन के लिए आप क्या करोगे, करेंट गेन 0.96 बोला। रेसिस्टेंस गेन देखो आउटपुट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस। तो लोड रेसिस्टेंस, जब भी आउटपुट रेसिस्टेंस होगा उसको लोड रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट पे लगा होता है, लोड पे लगा होता है। सो 800 डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस दिया गया होगा, इनपुट रेसिस्टेंस दिया गया 192। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या होगा, 8 × 96 बाई 192। सो ये हो गया आपको 4। क्लियर है? तो 4 हो गया पहला। और दूसरा हो रहा पावर गेन के लिए आप चाहोगे तो क्या करो कि वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। सो 4 × 0.96 दैट इज 3.84। सो आंसर सी होगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रॉब्लम नंबर 12। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन ऑफ 50 एंड इनपुट इम्पीडेंस 100 ओम एंड एन आउटपुट इम्पीडेंस 200 ओम। देखो केवल मैं इसलिए इसको इंक्लूड किया हूँ कि पावर, ये भी आपको नीट का प्रॉब्लम है कि पावर गेन जो होगा वो वोल्टेज गेन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस गेन आप कर सकते हो। ठीक है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन के चक्कर में केवल मत पड़े रहना। तो वोल्टेज गेन 50 का होल स्क्वायर, रेसिस्टेंस गेन होगा आउटपुट इम्पीडेंस 200 डिवाइडेड बाय इनपुट इम्पीडेंस दैट इज 100, और ये हो गया आपको 50 × 50 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया 125, 1250। आंसर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 का प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। इसमें क्या कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है और जो बेस करंट है वो 100 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर तक चेंज होता है, और कलेक्टर जो करंट है करस्पॉन्डिंगली 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक चेंज होता है। तो करंट गेन क्या है? सो बेसिकली ये कॉमन इमीटर करंट गेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आपने देखा था ये कॉमन इमीटर करंट गेन बीटा से दिखाते हैं, जो कि IC/IB होता है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर बीटा AC भी देखा था, जो कि फ्लक्चुएशन के रिस्पेक्ट में था, और वो था चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। सो क्लियरली ये कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर का ऊपर में चेंज होगा कलेक्टर में, और ये 100 से 300 गया, सो 200 माइक्रो एम्पियर। सो 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200 × 10⁻⁶, सो 10⁻³ हो गया, और ये आपको हो गया 1000/20 डेट इज 50। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा 50। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब एक दो प्रॉब्लम और बाकी है। ये बड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इन अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन G, द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज अ ट्रांस कंडक्टेंस। एक नया कंसेप्ट आया, ट्रांस कंडक्टेंस। देखो ये नीट के प्रॉब्लम है 2013 के, ये मत सोचो कि मैं कहीं इधर उधर से लाया हूँ। ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 MHO, ठीक है, ओम का उल्टा हो गया इसलिए ये MHO हो गया। ठीक है, ये बेसिकली 1 बाई रेसिस्टेंस हुआ।
and current gain 25 if the above transistor is replaced with another one with trans conductance 0.02 mho and current gain 20, then the voltage gain will be। तो देखो यहाँ पर आपको फिगर बनाया गया, ये कॉमन इमीटर का मैंने बना दिया। ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज। सो इमीटर बेस वोल्टेज आपको क्या है, इनपुट वोल्टेज, ये क्या है इनपुट वोल्टेज, और कलेक्टर करंट हो गया आपको आउटपुट करंट। सो बेसिकली जैसे आपको आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज जो हुआ वही आपको ट्रांस कंडक्टेंस कहलाया। फिर इसको मैं और फर्दर सॉल्व किया, डेल्टा आई सी चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है, इनटू चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज या इमीटर बेस वोल्टेज। सो बेसिकली इन दोनों टर्म्स, इस टर्म्स में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मेट में ये आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज गेन, और ये क्या हो गया आपको 1/RL, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको हुआ 1/RL इंटू AV, या बोल सकते हो AV/RL, और AV क्या हुआ वोल्टेज गेन, ये क्या होता है आपको करंट गेन बीटा इंटू रेसिस्टेंस गेन। सो इसको लिखोगे बीटा इंटू रेसिस्टेंस गेन मीन्स आउटपुट रेसिस्टेंस बाय इनपुट रेसिस्टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा बीटा/R इनपुट में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रांस कंडक्टेंस का, आप ध्यान रखिएगा। ये ट्रांस कंडक्टेंस हो गया आपको ए वोल्टेज गेन बाय लोड रेसिस्टेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट गेन बाय इनपुट रेसिस्टेंस। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको प्रॉब्लम में दिया गया है, देखो बहुत जल्दी अब सॉल्व हो जाएगा ये, यदि फॉर्मूला आप समझ गए तो। आपको बोल रहा है कि पहले आपको वोल्टेज गेन G है, सो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज गेन बाय R लोड, ठीक है, R लोड। और ये आप देखो ट्रांस कंडक्टेंस दिया गया 0.03, सो 0.03 इज इक्वल टू वोल्टेज गेन बाय RL, और दूसरे केस में आपको दिया गया ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 इज इक्वल टू वोल्टेज गेन बाय RL। सो आप इसको डिवाइड कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है। वोल्टेज गेन आपको इस फर्स्ट केस में G दिया गया है, सो G/RL हो गया। तो जब डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा 3/2 इज इक्वल टू G/VG2, जो आपको VG2 निकालना है, और VG2 का वैल्यू आया G इंटू 2/3, कितनी आसानी से निकल गया। यही चीज़ आप बीटा करंट गेन वाला भी लेकर के करोगे ना तो भी आ जाएगा। सो आंसर आपको C होगा, बहुत ही आसानी से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उनको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो आप जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें सब चीज़ बना हुआ होता है, डायोड ट्रांजिस्टर सब मिला करके एक पूरा सर्किट ही बना होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, ये सब इंडिविजुअल होते हैं, वो एक कंप्लीट सर्किट होता है। सो इसका आंसर B होगा। और लास्ट प्रॉब्लम जो फीडबैक एम्पलीफायर का है, वो सवाल आपको नीट 2008 से पूछा गया है, फीडबैक से अभी भी हो सकता है पूछा जाए। सो द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ 9% निगेटिव फीडबैक का वैल्यू कितना है 9%, एंड जो आता है आपको एम्पलीफायर का गेन वो 10 आया। तो पूछ रहा है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक इज। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फीडबैक होता क्या है, क्यों करते हैं, और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो यदि कोई इनपुट वोल्टेज किसी एम्पलीफायर को दिए तो आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। सो इनपुट वोल्टेज यदि हम लोग VI दिए तो आउटपुट वोल्टेज मुझे VO मिल गया, जिसमें गेन उसमें A था। गेन क्या था, A से बढ़ गया। A का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन दुगना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आप बोलोगे कि आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू हो गया AVI, ये बोलोगे, ठीक है। उसके लिए ऐसा फिगर बना दिए VI और ये VO, कुछ ऊपर नीचे और कोई जोड़े नहीं हो। इसको बोलते ओपन एम्पलीफिकेशन, जिसका वैल्यू A हुआ तो हो गया। अब इसमें से कुछ पार्ट जो आउटपुट का कुछ पार्ट हम लोग इनपुट को दे देते हैं, फिर से दे दिए, मतलब इससे ले लिए और कुछ इसी को हम लोग फिर से दे दिए इनपुट को, तो इसी को बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। और जितना परसेंट देते हैं उसको बोलते हैं फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर को यहाँ पर बोला गया बीटा। क्या बोला गया, बीटा।
तो यहाँ पर V0 आउटपुट था और बीटा इसको दे दिया गया, मीन्स कि सपोज कर बीटा का वैल्यू हो गया 10%, मीन्स कि 0.1 V0 दे दिया गया, मीन्स कि यहाँ पर जो इनपुट में दे दिया गया वो बीटा V0 दे दिया गया। और क्यों दिया जाता है? जो दिया जाता है ना आपको निगेटिव साइन के साथ, यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ, उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकता है। निगेटिव फीडबैक इज टू स्टेबलाइज द सिस्टम। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो। इनपुट में आपको जा रहा है कितना? Vi आया पॉजिटिव और निगेटिव कितना आया? बीटा V0। सो Vi माइनस बीटा V0, इसको यदि हम लोग A से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया? V0 बन गया। सो V0 इज इक्वल टू A इंटू Vi माइनस बीटा V0। इसको सॉल्व कर दोगे तो यही मेरा वैल्यू आ जाएगा V0 बाई Vi का। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन। अभी तक ये तो ओपन था, जब एक सिंगल था तो ओपन था, अब ये क्लोज्ड हो गया तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन, और इसका वैल्यू होता है A बाई 1 प्लस A बीटा। सो आप देखो कि दिया गया है आपको 10 टोटल मिला करके फीड वो आ रहा है, गेन आ रहा है, और 9% निगेटिव फीडबैक। सो इसको सॉल्व कर देते हैं। गेन हो गया आपको 10 और A निकालना है, A1 प्लस A इंटू 0.09। सो ये सॉल्व कर दोगे 10 प्लस 0.9 A इज इक्वल टू A, और ये A का वैल्यू आया 10 बाई 0.1 डेट इज 100। सो आंसर बी करेक्ट होगा। ये कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान देकर सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, नया चीज़ सीखेंगे भी। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो डायोड का डिफरेंट टाइप का अप्लीकेशंस होता है, लाइक जेनर डायोड, फोटो डायोड, आपको रेक्टिफायर, PN जंक्शन डायोड, सब हम लोग देखेंगे। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।